नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम साइंस में लेसन नंबर जो हमारा फर्स्ट है पादपों में पोषण, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम पादपों में पोषण का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने जब पहला पार्ट पढ़ा था पादपों में पोषण का, तो उसमें हमने जाना था स्वपोषी किन्हें कहते हैं, जो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित कर लेते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और विषमपोषी किन्हें कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, हमने जाना था। फिर हमने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पौधों द्वारा जिस प्रक्रम से भोजन तैयार किया जाता है उस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने जाना था कि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था पत्ती का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। और क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, ज़मीन से जो उन्होंने वो पानी लिया, खनिज लवण लिया, उसको पूरा सबको एक साथ करके क्या बनाया जाता है, उनकी तरफ भोजन बनाया जाता है। और मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रकाश जो संश्लेषण है इसका प्रक्रम भी एग्जाम में 5 नंबर तक का पूरा आता है। ठीक है, आपको अच्छे से पूरी डिटेल में बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है पौधे लेते हैं और हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो पौधों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है उन्हें हम ग्रहण कर लेते हैं, और हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उन्हें पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। एग्जाम में बोलेगा स्टोमेटा किसे कहते हैं या बोलेगा रंध्र किसे कहते हैं, तो आप ये बताओगे पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते। हाँ, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आओ जाने। देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं, वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी पता ना, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, उन्हें उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि एक वृक्ष के तने या शाखा पर बहुत सारी आपने लिपटी हुई रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना देखी होगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये अमरबेल है, ये आम रूप से आसानी से देखी जा सकती है। तो ध्यान सुनो, जिस पर ये आरोहित होते हैं, ठीक है, मतलब जो पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब एक तरह से लिपटे होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है, वह पादप पर पोषी कहलाता है। जैसे ये अमरबेल का अगर पौधा है और ये शहतूत के पेड़ के ऊपर इसने घेर लिया तो शहतूत का पेड़ क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, और ये जिनके ऊपर जम जाते हैं, आ जाते हैं, तो उनके बहुमूल्य जो पोषक तत्व होते हैं उन सबको खा जाते हैं और उसको वंचित कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है, क्योंकि दूसरों पर जीवित है, दूसरों की वजह से जीवित है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी। पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव। तो ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों के ऊपर रहकर जीवित रहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। अब विषमपोषी और परजीवी में अंतर समझ लो। हम जो है दूसरे से भोजन लेकर, ठीक है, अपने अंदर स्वयं क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब उसे अवशोषित करते हैं, बनाते हैं। ये तो उसके ऊपर रहकर उसके ऊपर ही जम जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके शरीर में अगर गलती से कभी जूं चली गई तो वो एक तरह से परजीवी है, क्योंकि वो आपको क्या की जा रही है, आपके बहुमूल्य तत्वों को खींची जा रही है, ली जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आगे सुनो। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब जंतुओं को खाते हैं? क्या ऐसे भी पौधे होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं? हाँ, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जीवों को, कीट भक्षियों को खाते हैं। तो आओ उनके बारे में हम जानते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में 1.6 में ध्यान से देखिए चित्र। ठीक है, देख रहे हो, ये घटपर्णी है, में घड़े या ढक्कन जैसी संरचना है, घटपर्णी बोला जाता है, जिसमें घड़े, घट मतलब घड़े, ठीक है, और मतलब जिसमें घड़े और ढक्कन जैसी संरचना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, घटपर्णी। तो ऐसे पौधे हरे या अन्य रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, चित्र में भी आपको मैंने दिखा दिया। तो ये कह रहा है कि घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ठीक है, ये पत्ती है, एक तरह से पत्ती बनी हुई है। समझो, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, मतलब नीचे की ओर गिरते रहते हैं, अधोमुखी होते हैं, ऊपर ऊपर हल्के हल्के उभरे होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो
यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, वो फंस जाता है जीव उसके अंदर, और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। समझा गया? कीड़ों को खाने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीटभक्षी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब आगे सुनो, मृत जीवी किन्हें कहते हैं। आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, वे इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम मशरूम के बारे में, छत्रक के बारे में जान रहे हैं और हम जान रहे हैं मृत जीवी क्या होते हैं। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, मृत मतलब मरे हुए, जीव मतलब जीव। ऐसे जीव जो मरे हुए चीज़ों को खाते हैं ना, उन्हें मृत जीवी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपने कभी ब्रेड खाया, उस ब्रेड को अगर आप नम या उष्ण जगह पे रख दोगे, थोड़ा सा पानी में भिगो के, तो आप देखना कि उसके अंदर कुछ ऊपर उसका कलर चेंज हो गया, तो वास्तव में वो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से आप उसे देख सकते हैं, कभी ट्राई करना। वैसे ये पिक्चर बना के इसने दे रखी है, देखिए अगर हम खुद प्रैक्टिस करते हैं तो जीवन भर याद रहते हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत या विघटनकारी सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन पर सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और ऐसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब समझ में आई क्या कहना चाहता है ये? मतलब जब ये इन पर बैठ जाते हैं तो एक ऐसा, एक तरह से केमिकल या रस छोड़ते हैं, ठीक है, जो वो उनको इस प्रकार से बनाते हैं कि वो सारा घुल जाए और वो उसको फिर अवशोषित कर लेते हैं। समझ में आई? तो ये भी क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अवशोषण कर लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जीवों को पोषक के रूप में प्राप्त कर लेता है, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। ये अभी आपको नाम से इसका क्लियर हो गया होगा, है ना। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, और जो इस प्रणाली का प्रयोग करे उसे मृतजीवी जीव कहा जाता है। देखो, कवक, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम या उष्ण हो, जहाँ पे नमी हो, मतलब पानी का हल्की हल्की मौजूदगी हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति है, और जब बारिश का मौसम होता है तो ये ज़्यादा पनपते हैं। ठीक है, और इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान एक वस्तु कवकों की वृद्धि का नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो बच्चों चीज़ों का। ठीक है, अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। देखो, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं कवक, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे ब्रेड है बहुत सारा खराब हो जाता है, फ्रूट अगर खुले रख दो, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। बाकी आप पेरेंट्स से पूछो, आपको और नॉलेज अच्छे से मिलेगी। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। देखो, कवकों के जो बीजाणु होते हैं वो हवा में होते हैं। अब तुम सोचोगे ब्रेड तो इतना साफ था और इसमें अचानक आ कैसे गए कवक, इतने सारा पैदा कैसे हुए? जब आपने पानी भर के रखा तो थोड़े दिन के लिए, उसके बाद ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये हुआ कैसे? वास्तव में बच्चों, ये जो कवक होते हैं ना, हवा के अंदर ही मौजूद होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव, जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठ जाते हैं तो नम या उष्ण, अगर वहाँ नमी आ जाती है, उष्णता आ जाती है, तो वो अंकुरित होने लग जाते हैं और मतलब एक तरह से बच्चे पैदा करने लगते हैं, जन्म देने लग जाते हैं। और क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से कैसे बचाएंगे? ठीक है, क्योंकि ये तो बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सिंपल बात है, जैसे फ्रिज के अंदर रखो, उसे कवर करके रखो, ठीक है, और ज़्यादा उसे पुराना समय ना होने दो। ठीक है, जब जरूरत हो उसको तभी ख़रीदा जाए। ठीक है, नहीं तो वो पड़ा रहेगा तभी, और अगर खुला रहा, नमी आ गई तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से ये आंसर आपको खुद सोचना था। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही कितनी बार रिपीट हो चुका है, हर साल एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे एक जीव है वो दूसरे जीव के साथ में रह रहा है, तो कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? रह तो सकता है कोई भी। और तो आगे भी तो सुनो, जब एक जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास, समझो घर और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, मतलब इसके अंदर के जो पोषक तत्व है वो ये ले रहा है, इसके अंदर के जो पोषक तत्व वो ये ले रहा है, और एक दूसरे को जिंदा रख रहे हैं, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे ये दो जीव हैं, एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ घर तो बांट ही रहे हैं और पोषक तत्व भी एक दूसरे के लिए जा रहा है, तो उसको सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इंग्लिश में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। उदाहरण सुनो, कुछ कवक, सभी नहीं, कुछ कवक पेड़ों की जो जड़ है उसमें रहते हैं, और वृक्ष क्या करता है? इन कवकों को पोषण प्रदान करता है, क्योंकि जो कवक है पौधों से पोषण लेते रहेंगे, बदले में उन्हें जल और पोषण के अवशोषण में सहायता मिलती है।
वृक्ष के लिए इस संबंध को हम क्या बोलेंगे, एक तरह से सहजीवी संबंध कहेंगे। ठीक है, कवक के अंदर जो जल होता है ना और जो पोषक तत्व होते हैं वही पौधे उन्हें खींच लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। तो इस तरीके से कवक ने क्या दे दिया, उसको वापस जल दे दिया, ठीक है, पोषक दे दिया, और कवक ने उनसे पौधे से क्या लिए, पोषक तत्व ले लिए, है ना। इस तरीके से दोनों आपस में दूसरे को शेयर करते रहते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सहजीवी संबंध कहेंगे। आगे जानो, इसका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। जिसे हम लाइकेन कह रहे हैं ना, इसमें कुछ जो जीव होते हैं उनमें दो भागीदार होते हैं, दो जीव होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है जिसे हम लाइकेन कह रहे हैं, उसके अंदर दो हैं, एक शैवाल और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो देखो, कवक और शैवाल एक दूसरे से क्या चीज़ कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ना, है ना। शैवाल के पास क्या है, क्लोरोफिल है, वो उसको सारे जो क्लोरोफिल से जो भोजन बना है उसका जो संश्लेषण हुआ है वो कौन प्रयोग कर लेता है, कवक प्रयोग कर लेता है, और कवक द्वारा जो आवास है, जो जल है, वो उसको प्रदान हो जाता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, सहजीवी संबंध हुआ। तो दोनों एग्जाम्पल आप लिख के आना, 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब आगे सुनो, ये कह रहा है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार, मतलब मिट्टी के अंदर वापस पोषक तत्व कहाँ से आते हैं। जब मिट्टी से पौधे खींच लेते हैं तो वापस कैसे आते हैं। क्या आपने किसान को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में के लोन या गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। देखो, वो खाद और उर्वरक डालते हैं ना। देखो, पौधों के अंदर ताकत देने के लिए उनमें खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। खाद मतलब मैन्योर, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, ताकि उनके अंदर शक्ति बनी रहे। तो एक तरीका तो यही होगा कि पौधों के अंदर ताकत वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। अब पौधे लगातार यूज़ करेंगे तो मिट्टी में कम होगा ना। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, और खाद उर्वरक डाला तो उसके अंदर ये सब चीज़ होती है, और पौधे फिर उनको ले लेते हैं। फिर मिट्टी के अंदर क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं तो मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी जो जड़ें होती है वो सारा का सारा उनसे छीन लेती है, खींच लेती है। उसके बाद मिट्टी में कम हो जाता है, तो मिट्टी में कम हो गया तो फिर हमें क्या करना चाहिए, खाद और उर्वरक को डालना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस पौधे के लिए किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता और मिट्टी के अंदर कौन से कम हो गए, इसकी सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत अच्छी फसल उगा सकते हो। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। देखो, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। सुन रहे हो, जब फसल की कटाई होती है तो मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत कम हो जाता है, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेता है ना पौधा। ऐसी नाइट्रोजन को हवा से सीधा प्राप्त नहीं कर सकता पौधा। ठीक है, इसलिए प्रकृति ने क्या करा है, राइजोबियम नाम के जीवाणु बनाए हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। फिर उसके बाद वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है, फिर पौधे उनको ले लेते हैं, और इस प्रकार पौधों को वो प्राप्त हो जाता है। अब ये जो राइजोबियम जो नाम के जो जीवाणु हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। देखो, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। यानी कि अगर हमें राइजोबियम को बनाना है, पैदा करना है, जीवाणु बनाने हैं, तो हमें इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। हमें चना, मटर, मूंग और सेम उगाना पड़ेगा। जब इनकी फलदार जड़ों में पैदा होंगे तो उसके बाद क्या होगा, मिट्टी के अंदर राइजोबियम बहुत ज़्यादा होगा, तो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में बदल देंगे। उसके बाद क्या होगा, मिट्टी के अंदर फिर से नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो जाएगी, फिर पौधे उनको ले लेंगे और पौधे के अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार राइजोबियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में राइजोबियम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में बदल देता है, तो आप बोल दोगे राइजोबियम है। और अगर आपसे पूछे कि राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं तो बनाता नहीं है, तो वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, या यूँ बोले कि किस पौधे की जड़ों में राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे चना, मटर, मूंग, सेम। ये मोस्ट नंबर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी
चीज़ में, किसी वर्ड में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता देना, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। अभी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसके आंसर आपको खुद ढूंढने, अपने आप पता लगाने। 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे, सुनोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपने क्या सीखा। और ये देखो कि जो हमने पढ़ा है क्या उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग भी अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछे हमें भोजन की क्यों आवश्यकता है तो 3 पॉइंट हो गई, वृद्धि करने के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए और ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि ये पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं और आपको स्वयं पढ़ना है। अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना। आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी समझ भी आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और मैं फिर और नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। बाकी आप भी सजेशन दे सकते हैं, अगर आपको कोई वीडियो किस चीज़ पर बनानी हो तो मैं उस पर बना के दे दूँगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।